दोस्तों, लेक्चर नंबर 7 मॉडर्न इंडिया के आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड एमस के बारे में। इनका कार्यकाल शुरू होता है 1823 से लेकर 1828 और इनके कार्यकाल में सबसे प्रमुख घटना होती है वो होता है एंग्लो बर्मीज वार। सो कल का लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने देख रखा है कि कैसे 1798 लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल से लेके लॉर्ड हेस्टिंग कार्यकाल 1823 में जो समाप्त होता है, सारे मेजर पावर्स अब एलिमिनेट हो चुके हैं एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जहां पे आपका पंजाब वाले रीजन में। सो एक्सेप्ट फॉर दैट मोर और लेस जितने भी आपके पावर हैं सारे पावर न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। और इस टाइम पीरियड में एक एंग्लो नेपलिस वार भी हो चुका है। सो एक एंग्लो नेपलिस वार हो चुका है। इसके अलावा ये इनका दूसरा आउट ऑफ इंडिया कॉन्फ्रंटेशन है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार अब ब्रिटिश दूर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में अभी पहुंचने जा रहे हैं। इसके साथ ही इनका आसाम वगैरह जो में इनका कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग होने वाला है। तो इसको जानने के सबसे पहले इंपॉर्टेंट वी शुड नो कि हमारा इस बर्मीज वार में क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले उस समय का जो बर्मा था, आज का प्रेजेंट डे म्यांमार, उस समय का बर्मा दैट टाइम वाज रूल्ड बाय किंग बैग्युदाओ ऑफ ईवा। एंड ये भी काफी एक्सपेंशनिस्ट सोच का है। सो ही ऑल्सो वांट्स टू एक्सपैंड, ये भी अपने कार्यकाल को, ये भी अपने सीमा का विस्तार चाहता है। और ये विस्तार करने के क्रम में ये भारत के अराकन, ये जो जोन है अराकन, यू कैन सी यहाँ पे अराकन मणिपुर यू नो दिस इज द बॉर्डर जोन मणिपुर यहाँ पे, एंड आसाम के कुछ एरियाज में इनका इंट्रूजन हो जाता है। सो 1813 से लेकर 1822 के बीच में जो किंग बैगीदाओ का यहाँ पे ये इन एरियाज में अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करता है। सो सबसे पहला ये कारण है कि बर्मा की तरफ से ही इसका अप्रोच होता है। दूसरा, कंपनी भी उसमें बंगाल के कारण, बंगाल में उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि दार्जिलिंग वगैरह नेपाल के टाइम पे इनको मिल गया था। दूसरा, कंपनी का बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ से बंगालीज वगैरह आसाम के क्षेत्र में आते हैं। तो सर यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का अब अच्छी खासी पकड़ हो चुकी है और बेसिकली टी कल्टीवेशन। सो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये अब हमारे क्षेत्र में बर्मीज का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही मतलब ये इनोवेटिबल है कि दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन तो होगा ही होगा। सो इस आसाम बंगाल बॉर्डर पे ब्रिटिशर्स और बर्मीज के बीच में कन्फ्रंटेशन के चांसेस बढ़ गए। एंड थर्ड, वेरी प्रोमिनेंट, अभी भी ब्रिटिशर्स के ऊपर से फ्रेंच का जो भूत है वो भागा नहीं है। सो टीपू सुल्तान के टाइम से ही ब्रिटिशर्स ने देखा कि कैसे फ्रेंच के वो इन खौफ में रहते हैं। इनफैक्ट टीपू सुल्तान ने फ्रेंच इनवॉय को मैसेज भेजा था और उसी के कारण लॉर्ड वेलेस्ली ने इमीडिएटली उस पर स्ट्राइक किया था। सो बर्मा के पीछे लोगों की ये सोच है कि बर्मा फ्रेंच रेसिडेंट वगैरह, फ्रेंच आर्मी वगैरह कुछ लोग आएंगे तो बर्मा कैन ऑफर रेफ्यूज टू देम, बर्मा कैन ऑफर रेफ्यूज टू फ्रेंच एजेंट्स। सो ब्रिटिशर्स की सुपरमैसी को दे विल थ्रेटन। एंड इसी बहाने ब्रिटिशर्स इस जोन में अपने पावर को एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। बेसिकली कुछ एरिया है कचर, जैंतिया एंड मणिपुर, इस जोन में ब्रिटिशर्स वांट टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल। सो बेसिकली मार्च 1824 वार शुरू होता है एंड टू फ्रंट से वार शुरू होता है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ओशियनिक जोन है, दिस इज लैंड जोन। सो लैंड में तुम्हारे यहाँ से लैंड फोर्सेस बंगाल और चित्तगोंग से आसाम और मणिपुर की तरफ मूव करते हैं। वहीं पे नवल मतलब नेवी मूव करती है तुम्हारे कोस्टल साइड से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे
बहुत स्ट्रांग लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साइड में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि ब्रिटिशर्स को इतना ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने की आदत नहीं है। इमेजिन बंगाल का जो जोन है, स्पेशली तुम्हारा इंडो बांग्लादेश, आज के प्रेजेंट इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर वाला एरिया है, वो एरिया काफ़ी ह्यूमिड है, क्योंकि डेल्टाई रीजन है, मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड वेरी हाई बिग ट्रॉपिकल रीजन, सो वेरी हाई ह्यूमिडिटी। सो ऐसे हाई ह्यूमिडिटी में इन लोगों को रहने की आदत नहीं, तो बहुत सारे को ट्रॉपिकल डिजीज का सामना करना पड़ता है, डायरिया, मलेरिया, कोलरा। और मोरलेस 15,000 ब्रिटिशर्स बैटल में नहीं डाइड हुए, वो इन बीमारियों से मर गए। सो रंगून को तो बहुत इजीली कैप्चर कर लिया गया, बट समस्या सबसे बड़ी ब्रिटिश के साथ ये हुई कि दे कुड नॉट सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट। उसके बाद बर्मीज ने काउंटर अटैक भी किया, इसके बावजूद ब्रिटिशर्स वेरी स्ट्रांग, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। एंड फाइनली बर्मा के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म में बर्मा के शर्तों के खिलाफ एक ट्रीटी साइन की गई, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ यानदाबो। यानदाबो एक स्मॉल विलेज है जहां पे ट्रीटी साइन की गई 1826 में, 24 फरवरी 1826। और इस ट्रीटी के टर्म्स बड़े जो अराकन है, अराकन रीजन बर्मा को देना पड़ा। आसाम का जो क्लेम था, आसाम के क्लेम को छोड़ना पड़ा। मणिपुर अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर में आ गया। तैनासरीन इस पे ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। सो टेरिटोरियल रूप से ब्रिटिशर्स को काफी फायदा हुआ। उसके अलावा बर्मा को 1 करोड़ रुपया वार हर्जाना भरना पड़ा, टर्म्स में ऐसा बोला गया, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। और बर्मा पे एक परमानेंटली ब्रिटिश रेसिडेंट को बैठा दिया गया, भैया तुम देखते रहो कि ये लोग फिर से कुछ इस तरह की गलती ना करें। एंड मणिपुर और आसाम को ब्रिटिश ने अपने प्रोटेक्शन में रखा, बट उनको एनेक्स नहीं किया, उनको एज ए बफर स्टेट बना दिया। बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया पिछले क्लास में, बफर स्टेट बना दिया। एमहर्स्ट के टाइम पे यूरोप में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। माहौल इस बात का है कि 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू 1813 के एक्ट के थ्रू ट्रेड मोनोपोली खत्म हो चुका है। सो ब्रिटिश के गुड्स इंडिया में आ सकते हैं, आ क्या सकते हैं, यही इनकी पॉलिसी थी कि ब्रिटिशर्स के गुड को इंडिया में भेजना है। और ऑल्सो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी काफी एक्सपैंड हो चुकी है। 1813 से लेके 1828 के बीच में ब्रिटिशर्स की टेरिटरी काफी एक्सपैंड हो चुकी है, स्पेशली लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। सो इन गुड्स के कंजम्पशन के लिए ऑल्सो वी नीड लोकल मार्केट, क्योंकि भारत का जो मार्केट है, वो भारत का मार्केट ब्रिटिश गुड्स को तभी एक्सेप्ट करेगा जब हम यहाँ के सोसाइटी को ब्रिटिशर्स के हिसाब से मॉडर्नाइज करने शुरू करेंगे ऑन टर्म्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड ऑल्सो वी नीड कंसोलिडेशन। हमने जब देखा है कि जब ब्रिटिश एक्सपैंड करते हैं, देन दे अगेन एक फेज आता है कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन फिर कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन फिर कंसोलिडेशन। सो टाइम आ चुका है बहुत बड़े कंसोलिडेशन का, और इसी कंसोलिडेशन को कंफर्म करने के लिए और इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए नाउ केम द नेक्स्ट गवर्नर विलियम बेंटिक। वो पहले भी सर्व कर चुके हैं मद्रास के गवर्नर वेल्लर म्यूटनी के टाइम पे। सो इसने बहुत सारे काम किए। सबसे इंपॉर्टेंट इसने जुडिशियल रिफॉर्म में इसने बहुत सारा काम किया। जुडिशियल रिफॉर्म में सबसे पहले तो इसने उस टाइम पे जितने भी लोकल कोर्ट्स में इसने काम करना क्या शुरू किया कि यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया, क्योंकि अभी तक 2 सबसे बड़ा इशू है जुडिशियल सिस्टम का। एक सबसे बड़ा इशू है कि जो सिविल और क्रिमिनल मैटर का सिविल वर्सेस क्रिमिनल, दूसरा इंडियन वर्सेस ब्रिटिश सब्जेक्ट।
और एक स्टैंडर्ड कोड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो कोड सिस्टम ने देखा था लॉर्ड इम्पे के टाइम पे बना था, जेंटू कोड, हेलहेथ, वो कोड सिस्टम में बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, इसको दूर करने की भी जरूरत है। सो ये अब लीगल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ही ब्राउट सो मेनी मेजर्स। सो जो मुंसिफ कोर्ट होते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स, सो यहां पे ही एम्पावर्ड इंडियन मुंसिफ्स, सबसे लोवेस्ट लेवल के जो जज होते हैं इंडियन मुंसिफ, इस सिविल केसेस को जिसका मॉनेटरी वैल्यू बहुत कम है, इसको ये ट्राई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ये, देन सदर अमीन्स, सदर अमीन को इनके ऊपर बिठाया गया एज अपील के फॉर्म में। देन एक्सपेंशन ऑफ लोकल जस्टिस, सो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स बिठाए गए, और जो कोड, एग्जिस्टिंग कोड था, उस कोड को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि हमारे इस प्रोविजन में कानून क्या कहता है। सो इसने एक बड़ा चेंज ये लाया। इसके अलावा दिस पर्सन डिराइव द कोडिफिकेशन ड्राइव, ही डिराइव द कोडिफिकेशन ड्राइव। सो अभी भी इंडिया में एक प्रॉपर कोड नहीं है, जैसे आज हमारे पास आईपीसी था, अभी हमारे पास बीएनएस है। सो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि किस पर्टिकुलर क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है और किस पर्टिकुलर सिविल डिस्प्यूट के लिए क्या क्या इसमें मेजर्स लिए जा सकते हैं, और उनको कैसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो वो चीज उस समय पे एग्जिस्टिंग नहीं थी। ऑल्दो कोशिश की गई थी वारेन हेस्टिंग के टाइम से ही, बट दिस वाज नॉट, क्योंकि जिस कोड को क्योंकि उसके पहले वारेन हेस्टिंग वाला टाइम पे पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग लॉज वगैरह थे, कस्टमरी लॉज, उसी को ट्रांसलेट करने का प्रयास किया गया था, बट वो लॉज अपने आप में ही फ्लॉड थे। वो लॉज अपने आप में ही कई बार लोगों के साथ में जस्ट डिस्क्रिमिनेट करते थे। सो उनका ट्रांसलेशन करके उनको एक जगह कर लेने मात्र से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। सो इट नीडेड कोडिफिकेशन डिराइव, दैट कोडिफिकेशन डिराइव। सो 1833 के चार्टर एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद 1800 फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, हेल्ड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, हेडेड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, एंड यहीं से पहली बार कोडिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। एक ऐसा लीगल सिस्टम जो बहुत ही क्लियर कट हर चीजों को मेंशन करे, जिसमें कोई रिलीजियस बायसनेस ना हो, न्यूट्रल हो। सो ये कोडिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। फाइनली ये जाके आईपीसी के फॉर्म में 1860 में लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत अंदर ये इनेबल होगा। एंड दिस कोड वाज सेक्युलर। ठीक है ना। इसके अलावा जो बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो लिए गए, द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एट द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक, किसने जितने भी कंपनी अभी बहुत कर्ज में डूबी हुई, कंपनी के पास जब वार वगैरह होता है, एक्सपेंशन होता है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो कंपनी उसके बाद अपने फाइनेंशियल बर्डन कंट्रोल करने के लिए ये अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को कट करने की कोशिश करती है। तो विलियम बेंटिक ने एडमिनिस्ट्रेशन के साइड सबसे पहले जितने भी ऐसे पोस्ट हैं, जिन पोस्ट का सिर्फ नाम मात्र का पोस्ट है, उनको सैलरी भी जा रही है बट उस पोस्ट का कोई काम नहीं है, उसको हम साइनेक्योर पोस्ट बोलते हैं, साइनेक्योर पोस्ट, उन सभी पोस्ट को एबॉलिश किया, सैलरी को रैशनलाइज किया। कहीं कहीं सैलरी बहुत ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स वगैरह को दी जा रही थी, कुछ कुछ पोस्ट्स पे उनको रैशनलाइज किया, कम किया। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया। कई सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में मर्ज किया। सो ये सारे काम भी विलियम बेंटिक के द्वारा लिए गए। इसके अलावा जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा, दैट इज सोशल रिफॉर्म। एंड सोशल रिफॉर्म में ही ब्राउट प्रॉपर रेगुलेशन
रेगुलेशन 13 और रेगुलेशन 13 के अंतर्गत रेगुलेशन 17 रेगुलेशन 17 1829, मतलब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले ये रेगुलेशन 17 ला के सती को बैन करता है। सो क्या इसके पहले किसी और ने सती को बैन नहीं किया था? नहीं सर, किया गया था, कॉर्नवालिस ने किया था, बट कॉर्नवालिस के टाइम से इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बट इसने बिल्कुल होल हार्टेडली विथ लेटर स्पिरिट ही ट्राई टू इम्प्लीमेंट। बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज भी किया, जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप थे उन्होंने काफी इसका अपोज किया। इसके बावजूद ही ब्राउट दिस एंड राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। राजा राम मोहन राय प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। सो सोशल रिफॉर्म में दिस इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा मैंने जो बात कही थी कि वी नीडेड टू मॉडर्नाइज इंडिया। सो समझो बात को कि ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, ब्रिटेन की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चुकी है और कंपनी इज नो मोर अ ट्रेडिंग कंपनी। 1813 में इनका जो ट्रेड मोनोपॉली था खत्म हो चुका है और इनका ट्रेड का जो सिस्टम था वो ये था कि अगर इंडिया से गुड्स को लेके ब्रिटेन में जाते हैं, वहां पे सेल कर, तब इनको प्रॉफिट हो रहा है। बट व्हाट अबाउट वहां की कंपनीज आके इंडिया में गुड्स सेल करें, तो कंपनी को कोई बेनिफिट तो है नहीं। सो कंपनी हैज फोकस ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एट द सेम टाइम ये जो दूसरी कंपनी जो भारत में आके अपने गुड्स को सेल करना चाहती है, गुड्स तभी सेल होगा जब गुड्स की भारत में डिमांड होगी। जब इंग्लैंड में बने हुए क्लोथ्स विल बी इन ह्यूज डिमांड इन इंडिया। सो इट नीडेड मॉडर्नाइजेशन, स्पेशली वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे देयर वाज वेस्टर्नाइजेशन प्लस जितने भी लोअर पोस्ट हैं, क्लरिकल लेवल के, उस पे अंग्रेज ब्रिटिशर्स को या यूरोपियन को हायर करने में दे नीड टू जो सैलरी पे कर रहा है दैट इज वेरी हाई। लेकिन क्या अगर हम इन लोअर पोस्ट पे इंडियंस को हायर करें तो हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा फाइनेंशियल जो बाकी लोग यहां पे आके रहेंगे यूरोपियंस वगैरह, वो भी बच जाएगा। प्लस एक ऐसा लोकल पॉपुलेशन हम क्रिएट करेंगे जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और ये इंग्लिश स्टाइल में ट्रेंड होंगे तो इंग्लिश गुड्स का कंजम्पशन भी करेंगे। सो यहीं से इस टाइम पे एक डिबेट चल रहा था ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। इन दोनों ग्रुप के कुछ इस ग्रुप का मानना था कि भारत के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसी को उसी तरह से रहने दिया जाए, यहां पे मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। लेकिन जो एंग्लिसिस्ट सिस्टम वाले थे उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स का जो मॉडर्न सिस्टम है दैट मॉडर्न सिस्टम शुड बी ब्राउट टू इंडिया। फाइनली एंग्लिसिस्ट सिस्टम कहीं जीत हो, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे हिडन मोटिव थे। मकाउले प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ही सेड ए लाइन ड्यूरिंग दिस कि पूरे यूरोप के एक सिंगल सेल्फ की किताब, एक सिंगल सेल्फ के बुक भारत के सभी नेटिव लिटरेचर से बेहतर है। सो इस तरह से उसने भारत के नॉलेज सिस्टम को बहुत इंफीरियरिटी के साथ देखा, वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए कि वेस्टर्न एजुकेशन इज वेरी वेरी सुपीरियर। और इसी के साथ से ही यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड एंड 1835 में दिस इंग्लिश एजुकेशन का फाउंडेशन बना लॉर्ड मकाउले माइन्यूट्स of 1835. This became the basic of English education. So overall, Lord William Bentinck, the first Governor General of India, के कार्यकाल को देखें तो उसके कार्यकाल में रेवेन्यू सिस्टम में भी सुधार करने का प्रयास किया गया।
लेकिन मेजॉरिटी इसने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया, उसके अलावा इसने जुडिशियरी में सुधार किया, इसने सोशल रिफॉर्म लाया, इसने एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन की स्ट्रॉन्ग नींव रख दी जो आज तक चली आ रही है। फेल्योर वाज, इसके दिमाग में भी वही वेस्टर्न एंजेलिसिस्ट बायसनेस, एंड आप समझ सकते हो एंजेलिसिस्ट बायसनेस क्यों था, ठीक है। और इसके जो भी रिफॉर्म आए, जो भी इसने रिफॉर्म किए, उस रिफॉर्म का लिमिटेड मास इंपैक्ट था बेसिकली अर्बन एलीट के अमोंग। सो दिस इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद बहुत एक छोटा सा पीरियड होता है चार्ल्स मेटकाफे, एंड चार्ल्स मेटकाफे इज नॉट परमानेंट गवर्नर जनरल, ही इज एक्टिंग गवर्नर जनरल फॉर द पीरियड 1835 से 1836, और इसको निकनेम दिया गया है द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। क्यों इसको ऐसा कहा जाता है? क्योंकि 1823 में प्रेस रेगुलेशन एक्ट लाया गया जिसके अंतर्गत जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको लाइसेंस एंड एक कॉपी पब्लिकेशन से पहले ही आपको सबमिट करनी पड़ेगी। प्रूफ कॉपी आपको पब्लिकेशन से पहले सबमिट करनी पड़ेगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया बिकॉज इट नीडेड एक तरह का सेंसरशिप है, ये बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। सो चार्ल्स मेटकाफे लिबरल माइंडसेट का बंदा, सो इसने सबसे पहले आते इसने लाइसेंसिंग वाले सिस्टम को एबॉलिश किया। सो ही ब्रॉट प्रेस फ्रीडम रिफॉर्म्स। सो प्रेस फ्रीडम रिफॉर्म जो उसने लाने की कोशिश की, इसके अंदर उसने एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस, किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नो प्री सेंसरशिप, मतलब आपको न्यूज़ पब्लिकेशन करने से पहले कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपको पोस्ट पब्लिकेशन, मतलब आपका अगर न्यूज़ आपने पब्लिश किया, उस न्यूज़ में कुछ ऐसा है जो आपके ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लिखा हुआ है, तो आप पे देशद्रोह का चलेगा। ये इसने नहीं हटाया। और इक्वल रूल्स फॉर इंडियंस एंड यूरोपियन प्रेस, दोनों प्रेस के समान रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सो आगे जाकर देखना, आगे जाकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा, उसमें अंग्रेज और इंडियन प्रेस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। सो तीन चीज पॉजिटिव है, लेकिन बाद का जो पोस्ट पब्लिकेशन अकाउंटेबिलिटी, ये इसको नहीं हटाता है। मतलब आपने कुछ ऐसा न्यूज पब्लिश किया है जो न्यूज को देशद्रोह के कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सो इसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रेस फ्रीडम का एक्सपेंशन हुआ, प्रेस का फ्रीडम का एक्सपेंशन हुआ। लोगों के अंदर में राजनीतिक चेतना वगैरह बढ़ी, और एक कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। चार्ल्स मेटकाफे का ये एटीट्यूड, लिबरल थॉट को प्रमोट करना अच्छा नहीं लगा, और इसका सर्विस को कंफर्म नहीं किया गया। सो बस महज 1 साल में इसको हटा दिया गया, एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट गवर्नर जनरल केम, लॉर्ड ऑकलैंड। सो लॉर्ड ऑकलैंड, when he came, एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट, और जितना बढ़ता एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट ना, ये खूब पिटाएंगे भी, देखते चलिए ना, खूब पिटाएंगे भी। सो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू हुआ, जो सबसे बड़ा कांड हुआ, द कांड वाज ग्रेट गेम। ग्रेट गेम, जो लोग भी इंडियन एक्सप्रेस पर सी राजा मोहन को पढ़ते होंगे, उनका आर्टिकल आता है ग्रेट गेम। ग्रेट गेम वैसे भी जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही की टर्म है, द ग्रेट गेम। सो इस समय ग्रेट गेम एशिया वाले पार्ट में चल रहा था। बेसिकली जो अफगानिस्तान वाला जोन है, सो रशिया अब में इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के मर्ज हो चुका है, एंड रशिया में जार
जारिस्ट एक्सपेंशन का माहौल चल रहा है। अब रशिया इस ग्रेट गेम का पार्ट है। और अफगानिस्तान के बारे में एक लाइन नोट कर लो, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स। अफगानिस्तान के बारे में एक फेमस लाइन कही जाती है, अफगानिस्तान इज ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स। ग्रेवयार्ड ऑफ, आज तक अफगानिस्तान में जो कोई भी किंगडम स्टैब्लिश करने गया है, फाइनली मतलब अपने खुद के कब्रगाह में गया है। सो आज तक किसी ने वहां पे स्टैब्लिश नहीं कर पाया, भले वो वहां पे रशियन हो या अमेरिकन हो या फिर ब्रिटिशर्स हो। सो रशियन ग्रेट गेम के कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम अफगानिस्तान में अपना फेवरेबल रूलर को वहां बिठा दें तो अफगानिस्तान एज ए बफर स्टेट काम करेगा। इनफैक्ट अगर रशिया की तरफ से अटैक होगा तो ये एज ए बफर स्टेट काम करेगा। और इस समय अफगानिस्तान का जो रूलर है वो है बरकजाई लीडर। जो अफगानिस्तान का रूलर बरकजाई लीडर, अफगान रूलर बरकजाई लीडर दोस्त मोहम्मद। और दोस्त मोहम्मद सबसे हेल्प मांग रहा है, रशिया से भी ब्रिटेन से भी, कि भैया जो सिख लोगों के समय सिख काफी स्ट्रांग है, तो ही इज आस्किंग कि सिख लोगों से मुझे पेशावर दिला दो। सो ऑकलैंड दोस्त के पास जाके बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट तुमको रशियन के साथ में कोई भी बातचीत, बिल्कुल नो क्या बोलते हैं, किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको रशिया के साथ नहीं रखना होगा। एक्सक्लूसिवली आप हमारे साथ ही हमारे दोस्त बनकर रहेंगे। सो ये दोस्त मोहम्मद को ये बात पसंद नहीं पड़ी। सो दोस्त मोहम्मद ने मना कर दिया, तो ऑकलैंड ने प्लान किया कि यार इस यही बहाना है, हम अफगानिस्तान में अटैक करते हैं। और अफगानिस्तान में अटैक करके यहाँ पे उसने शाह सूजा दुर्रानी, अहमद साहब दुर्रानी भी कहते हैं, उसने ही एस्टैब्लिश दुर्रानी किंगडम, दुर्रानी डायनेस्टी। तो शाह सूजा दुर्रानी को उसने गद्दी बिठा दिया। शाह सूजा दुर्रानी बहुत पॉपुलर नहीं है आम लोगों के बीच में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने शाह सूजा दुर्रानी को बिठा दिया अफगानिस्तान में अटैक करके। और शाह सूजा दुर्रानी ऑलरेडी भारत में ब्रिटिशर्स के कब्जे में रह रहा था, मतलब प्रोटेक्शन में। और ये अटैक करने के टाइम पे ऑकलैंड ने प्रॉपर प्रोपेगेंडा दिया, अपना जस्टिफिकेशन दिया कि हम लोग क्यों अफगानिस्तान को इन्वेड करने जा रहे हैं, बिकॉज उनको लगा टू रिप्लेस दोस्त मोहम्मद विद शाह सूजा और टू सिक्योर इंडियन फ्रंटियर्स अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस। सो इन्होंने इस टाइम ये बोला कि ये अफगानिस्तान को बफर स्टेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम अफगानिस्तान को इन्वेड करने जा रहे हैं और वहां पे हम अपने फ्रेंडली रूलर को बिठाएंगे, शाह सूजा को। ऑफिशियली इसी टाइम से फॉरवर्ड पॉलिसी बोला जाने लगा। वैसे हमने देखा था फॉरवर्ड पॉलिसी हेस्टिंग के टाइम पे भी, लेकिन हिस्टोरियंस वगैरह फॉरवर्ड पॉलिसी को इसी टाइम से बोलते हैं कि यहां से ब्रिटिशर्स की फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्ट होती है। और ये जो उसने जस्टिफिकेशन दिया, दैट जस्टिफिकेशन केम टू बी नोन एज सिमला मैनिफेस्टेशन, सिमला मैनिफेस्टो। सो ब्रिटिश फोर्सेस काबुल कैप्चर किए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, गजनी भी कैप्चर कर रही है। पहले गजनी कैप्चर किया, फिर काबुल, उसके बाद वहां पे उन्होंने शाह सूजा को बिठा दिया। लेकिन शाह सूजा के बिठाने कुछ ही दिन बाद जो आम आदमी, आम लोकल पॉपुलेशन, उनके बीच में बहुत ज्यादा नाखुश इस बात को है कि शाह सूजा को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और वहां पे दो ब्रिटिश के अपने वहां पॉलिटिकल रेसिडेंट को बिठा के आया था, दैट आर सर विलियम मैकनैगटन एंड सर अलेक्जेंडर बोन्स। इन दोनों को बिठा कर रखा गया। और आम लोगों के बीच में, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन काफी स्ट्रांग है, ट्राइबल कनेक्शन काफी स्ट्रांग है, सो इनके बीच में जो शाह सूजा का रूल है काफी इलेजिटिमेट, अवैध तरीके से लोगों को देखने शुरू कर दी कि ये बाहरी फॉरेनर के इन्फ्लुएंस से यहाँ पे राज कर रहे हैं। दोस्त मोहम्मद भी वापस लौट के आता है, काउंटर अटैक करता है, लेकिन हार जाता है, तो ब्रिटिश उसको कैप्चर करके एग्जाइल में भेज देता है। लेकिन असली जो प्रॉब्लम शुरू होती है आम लोगों में, जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो 1841 में दिस लोकल पॉपुलेशन
एक बहुत बड़ा रिवोल्ट क्रिएट करते हैं। इस रिवोल्ट जब ब्रेकआउट होता है, सो ये मैकनैक्टन एंड अलेक्जेंडर बर्न्स ये दोनों मारे जाते हैं। ब्रिटिश आर्मी बहुत बुरी तरह से इनडिसाइसिव हो जाती है, क्या करे इस सिचुएशन में, क्योंकि जिस सेम प्रॉब्लम, समझो मेरी बात को, कि ये अफगानिस्तान में हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा के साथ में हुआ था, सेम प्रॉब्लम ब्रिटिश के साथ हो रही है। ये अपने लैंड से बहुत दूर आ चुके हैं। सो इनका जो कॉरिडोर है, सप्लाई कॉरिडोर, वो ब्लॉकेज है, वो पीछे से ब्लॉक कर दिया गया। प्लस ये एक्सट्रीम कंडीशन में इंडियन आर्मी को लेकर आए हुए, इंडियन आर्मी पेजेंट्री, जो इंडियन लोकल पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, ठंड का मौसम है। सो ये सारे सिचुएशन में, ये जनवरी का महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना, सो यहाँ पे ये लोग सर्वाइव करना मुश्किल। सेम प्रॉब्लम जो पानीपत में मराठा खत्म होता है, सेम प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स आर फेसिंग। सो ब्रिटिशर्स की आर्मी इंडिसाइसिव है, एलिफिंस्टन यहाँ पे आर्मी को लीड कर रहे हैं। एंड इसके बाद सो ब्रिटिशर्स ने वहां पे रिवोल्ट जब हो गया, तो रिवोल्ट के बदले में ब्रिटिशर्स ने एक डील उनसे मांगा, अफगानियों के साथ उन्होंने एक डील क्रैक किया कि हमें तुम काबुल से सेफली वापस इंडिया लौट जाने दो, बदले में तुमको जो लीडर चाहिए तो वो बना लो, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो 16,500 लोग वहां से लौट के आ रहे थे। 16,500 कि 500 लोग मारे गए, 16,500 लोग मारे गए। सिर्फ एक आदमी जिंदा लौट के आता है। नेम ऑफ द सिंगल पर्सन इज डॉक्टर विलियम ब्राइडन, जो आने के बाद इस कहानी को सुनाता है। वनली सिंगल सर्वाइवर was Dr. William Brydon. द टाइम्स लंदन के न्यूज़पेपर उसने हेडिंग अगले दिन लिखता है, जब उसको न्यूज़ पता चलती है, नॉट अगले दिन एग्जैक्टली जब पता चलती है। सो इट वाज नॉट ए रिट्रीट, इट वाज अ डेथ मार्च। और तब से ही अफगानिस्तान इट्स सेड अफगानिस्तान इज सेड द ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स। सो लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया जब पब्लिक आउटरीच बहुत ब्रिटेन होता है, और लॉर्ड एलन बोरो को वापस भेजा गया। सो लॉर्ड एलन बोरो, जनरल पोलक एंड जनरल नॉट के लीडरशिप में फिर से अफगानिस्तान को रिकॉपाई करने के लिए भेजता है। ब्रिटिश फोर्सेस फिर से काबुल को रीएंटर करती है, वहां से प्रिजनर को निकालती है, वहां गुस्सा में वहां के तोड़फोड़ भी मचाती है, और इस बार काबुल को ऑक्यूपाई नहीं करती है, वो कंप्लीटली अफगानिस्तान से निकल जाते हैं। दोस्त मोहम्मद को फिर से गद्दी बिठा दिया जाता है, शाह को असैसिनेट करके उसको मार के दोस्त मोहम्मद फिर से गद्दी पे बैठ गया, और 1843 में ही बिकम द नेक्स्ट रूल। मतलब शाह हटाने के बाद इस तरह से एंग्लो अफगान वार खत्म हुआ। पहली बार ब्रिटिशर्स को इतने बड़े लेवल पे इतनी बुरी तरह से हराया गया। सो इसके बाद इनको समझ में आ गया कि हमारे बस की बात नहीं है। और अफगानिस्तान एक ऐसा केस स्टडी है जो सबको समझने की जरूरत है। आखिर अफगानिस्तान में ऐसा है क्या कि आज तक उसे कोई भी वहां पे ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। सो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार वाज नॉट जस्ट ए मिलिट्री डिजास्टर, इट वाज अ फेलियर ऑफ इंपीरियल एरोगेंस, इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी. Afghanistan proved a graveyard of kingdom. Not only kingdom, it was a graveyard of ambition, foreshadowing later British and modern interventions. So लॉर्ड ऑकलैंड को बुला लिया गया, लॉर्ड एलन बोरो. सो लॉर्ड एलन बोरो का कार्यकाल 1842 से 1844, लेकिन ये छोटे से कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े कांड करेंगे. तो सबसे पहले इसने फॉरवर्ड पॉलिसी जो ऑकलैंड ने किया तो उस पॉलिसी को ही रिवर्स, और इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा इंपल्सिव इंसान है ये, फट 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 डिसीजन लेता है, बहुत सोचता नहीं है. सो ही रिवाइज्ड रिवर्सल ऑफ अफगान पॉलिसी. समटाइम्स दिस पॉलिसी कहते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी. मतलब भैया हम बाहर क्या चल रहा है उसमें हम बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे.
तो इसने जब पॉलक और नॉट को भेजा था तो इसने बोला कि नहीं, सास पूजा से कोई मतलब नहीं है, सास पूजा गया तेल लेने। तो अपना दोस्त मोहम्मद बोला तो भाई तुम ही गद्दी बैठो, हम तुमसे कोई पंगा वंगा नहीं चाहिए, हम समझ गए हैं। एंड इसके कार्यकाल में छोटी सी घटना होती है। वो एक घटना ये होती है, पहला सोमनाथ प्रोक्लेमेशन। सोमनाथ प्रोक्लेमेशन। अब ये क्या है बाबू कि ड्यूरिंग अफगान कैंपेन ब्रिटिश आर्मी वहां पे सोमनाथ टेम्पल को, जो मोहम्मद ऑफ गजनी 11वीं सेंचुरी में उठा के ले गया था भारत से, तो ब्रिटिश आर्मी दोबारा में वहां से सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ टेम्पल गेट उठा के ले आती है। और ये एलन बोरो वापस इस गेट को सोमनाथ टेम्पल में वापस इसको रिस्टोर करवाता है। ये इसका एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसके थ्रू ये हिंदू प्राइड को रिस्टोर करना चाहता है। तो ये बड़ा मतलब उस समय के हिसाब से ये बहुत ही शॉकिंग लगा लोगों को कि आखिर ब्रिटिशर्स किस तरह से, क्यों भारत में हिंदू धर्म को रिवाइवल और हिंदू धर्म को इतना प्रोमिनेंट पोजीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सो काफी लोग कंफ्यूज हो गए और लंदन में लोग इस चीज को बहुत ही गलत तरीके से देखे कि इस तरह से भारत में हिंदुओं को सपोर्ट किया जा रहा है और ये कम्युनल टेंशन को छेड़ सकता है। तो एक याद रखना सोमनाथ प्रोक्लेमेशन के बारे में, ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे। इसने क्या किया था, सोमनाथ टेम्पल में जो वहां से अफगानिस्तान से गेट्स लेके आया था, मोहम्मद गजनी के टाइम में जो गेट चला गया था, उस गेट को रिस्टोर करता है। इसके अलावा हमने बात किया था, मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में लगातार बता रहा हूं कि ब्रिटिशर्स ने सारे एरिया कैप्चर कर रखा है। यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे सिंध। सो सिंध को भी कैप्चर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही दो अब रीजन बचे हुए हैं जो ब्रिटिश का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अब तक नहीं आए हैं। सो 1843 ब्रिटिश फोर्सेस अंडर चार्ल्स नैपियर। सो ब्रिटिश फोर्सेस अंडर चार्ल्स नैपियर, ब्रिटिश फोर्सेस अंडर चार्ल्स नैपियर को इसको सिंध में रखा गया था। क्यों रखा गया था? इसके लिए कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी को हम डिफेंड करने के लिए हम चार्ल्स नैपियर को यहां पे रखे हुए हैं। और जो सिंध के जो रूलर्स उनको आमीर्स बोलते हैं, और आमीर पे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा भरोसा था नहीं। और ब्रिटिशर्स को ये वाला रास्ता दो कारण से चाहिए था। एक तो सिंध एक अच्छा ट्रेड रूट था, दूसरा अगेन फ्रेंच और रशिया का भूत। सो फाइनली दो बैटल होते हैं, बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ डुब्बा। एंड इन दोनों बैटल के बाद सिंध को एनेक्स कर लिया जाता है। सो इंटायर प्रोविंस वाज एनेक्स 1843। और एक बहुत ही फेमस लाइन है, शायद पूछ ले आप लोगों से एग्जाम में, चार्ल्स नैपियर के, इनफैक्ट यू विल फाइंड दिस लाइन इन बिपिन चंद्र ऑल्सो, कि वी हैव नो राइट to seize Sindh, yet we shall do so, and a very advantageous, useful and human piece of rascality it will be. Do so, and a very advantageous, useful and human piece of rascality it will be. लंदन में इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट स्टिल सिंध का एनेक्सेशन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ब्रिटिशर्स के लिए। एक यहाँ पे छोटी सी घटना होती है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के तहत ग्वालियर को भी कंट्रोल पे लाया जाता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंज 1844 से 1848 इसके टाइम पीरियड पे जो आखिरी बचा हुआ एरिया है, दैट विल ऑल्सो कम टू द पावर। एंड इसके टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट एंग्लो सिख वार।
और ये पहला एंग्लो सिख वार होने के पीछे कारण क्या है कि अब महाराजा रंजीत सिंह 1839 में ही डाइड, और उनके मरने के बाद पंजाब में बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैओस वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इनके जो सक्सेसर है खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह बहुत वीक है और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। और इनके स्टेट को, ये सिख स्टेट है, इनको खालसा आर्मी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी। खालसा आर्मी, सो खालसा आर्मी कंट्रोल में स्टेट आ चुका है। और महाराजा रंजीत सिंह ने, मैंने कल भी बताया था, चूंकि ये स्टेट लेट स्टैब्लिश होता है तो इनके पास एक एडवांटेज है कि ये अपने आर्मी को बहुत ही नए तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ही मॉडर्नाइज्ड, he created an army in western style. So under Ranjit Singh, Punjab had one of the most modern Asian armies. So 80,000 से 1 लाख की जो आर्मी थी, ये they started dominating लाहौर की पॉलिटिक्स। खालसा पॉलिटिक्स। उसके अलावा सतलज रिवर के आसपास में ब्रिटिश मिलिट्री का बिल्डअप हो रहा है, ब्रिटिश वहां अपनी आर्मी को जमा कर रहे थे। सो सस्पेक्टिंग एन अटैक, खालसा वालों ने पहले ही इन्होंने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। एंड लॉर्ड हार्डिंज को ये कॉन्फ्लिक्ट का अंदाजा था। सो व्हाट ही डिड, इसने फिरोजपुर के जो कैंटोनमेंट एरिया है, उस कैंटोनमेंट एरिया को फोर्टिफाई करते हुए ये अपने ट्रूप्स को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। एंड गवर्नर जनरल हार्डिंज ने कमांडर इन चीफ सर ह्यू गॉ के अंडर में ये सेकंड इन रैंक कमांडर इन चीफ बनके बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे अंडर, चलो लड़के आते हैं। सो कई सारे बैटल्स होते हैं। पहला बैटल ऑफ मुदकी 18 दिसंबर 1845, ये पहला एंगेजमेंट है। दूसरा एंगेजमेंट बैटल ऑफ फिरोज शाह। एंड जो सबसे फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव बैटल ऑफ सुबराव। सिख आर्मी मेरे लास्ट स्टैंड सुबराव। एंड फाइनली आउटकम कि सतलज के पास में, सतलज पे जो रिवर थी, सतलज रिवर के ऊपर जो पुल था, पुल टूट जाता है, पुल कोलैप्स हो जाता है और उसमें कई सारे सिख आर्मी डूब गए एंड दे ड्रोन, मतलब बह गए। खालसा आर्मी को बुरी तरह से रॉट कर दिया जाता है, मतलब हरा दिया जाता है। ब्रिटिश ट्रूप लाहौर तक पहुंच जाती है। सो फाइनली 9 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर हैपेंड। ट्रीटी ऑफ लाहौर अगेन, चूंकि हारे हैं पंजाबी सिख, सो इनके फेवर में नहीं जाएगा। सो टेरिटोरी लॉस, तो जलंधर दोआब ब्रिटिशर को मिल जाता है। जलंधर दोआब बेसिकली ब्यास और सतलज वाले बीच के जोन को जलंधर दोआब कहते हैं। सो पंजाब ने ये वाला एरिया ब्रिटिशर्स को दे दिया। 1.5 करोड़ का हर्जाना। हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर बिठा दिया गया। सिख आर्मी को साइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया। ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसको वहां पे बोला कि तुम लोग यहां पे कुछ दिन रहो जब तक यहां प्रॉपर ऑर्डर स्टैब्लिश नहीं हो जाता है। और महाराजा रंजीत सिंह के आई थिंक पोते को, दुलीप सिंह को, वहां पे नॉमिनल किंगशिप में बोला कि आप अब यहां पे राजा हैं। सो ब्रिटिश को तो इस चीज से बहुत फायदा हुआ। बट ये ब्रिटिशर्स ने पंजाब को डायरेक्ट एनेक्स करने से मना कर दिया। उसको था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम पंजाब को एब्जॉर्ब करेंगे। और इनफैंट दुलीप सिंह, छोटा सा बच्चा दुलीप सिंह को बिठा के वो लेजिटिमेट सिख मोनार्की के एम को बनाए रखने की कोशिश करता है कि सिख अभी भी बची हुई है, तो सिख का वो भी बचा हुआ है। इसके अलावा एक और ट्रीटी होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद, छोटी सी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड ब्रिटिश शोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। ये याद रखना, कश्मीर को 1840 में गुलाब सिंह डोगरा रूलर को ब्रिटिशर्स बेच देते हैं। और यहीं से गुलाब सिंह बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फाउंडिंग द प्रिंसली स्टेट दैट लास्टेड टिल 1947, डोगरा डायनेस्टी।
और ब्रिटिश इंग्लैंड में लॉर्ड हार्डिंज के इस पॉलिसी का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि बोलते हैं कि तुम एक नेशन को कैसे बेच सकते हो, सेलिंग अ नेशन। ब्रिटेन में सेलिंग अ नेशन करके हार्डिंज का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। सो तो इसकी पॉलिसी में, लॉर्ड हार्डिंज की पॉलिसी में, दिस इज द मेजर अचीवमेंट, मेजर घटनाएं हुई थी। इसके अलावा इसने जो बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो पॉलिसी अडॉप्ट किया उसे कंटिन्यू करते हैं, मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट वगैरह। एंड विद दिस वी रीच टू द लास्ट लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे तो सबसे, इसके टाइम पे खैर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लॉर्ड डलहौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सो लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले सेकंड एंग्लो सिख वार 1848 से 1849। सो लॉर्ड डलहौजी ये सबसे बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है। मुझे लगता है कि वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, ये सब जो है कुछ ही एक दो लोग हैं जो उस लेवल के एक्सपेंशनिस्ट सोच के लेके आए हैं, और लॉर्ड डलहौजी उसमें से एक है। फिर आते आते इसके दिमाग में है कि कैसे भारत में सभी प्रिंसिपल स्टेट को हड़प लिया जाए, वाट एवर बी द पॉलिसी, युद्ध से लड़ना हो, कोई पॉलिसी बना कर लो, शाम दाम दंडवत कैसे भी करके, लेकिन जितना भी ज्यादा हो सके टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट किया जाए, वो करने के इसके दिमाग में लेके आया है। सो आते आते इसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि कैसे इस सिख को फाइनली अब आपस में हम ले लें। सो ट्रीटी ऑफ लाहौर ने पंजाब में अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि नॉमिनल रूलर दिलीप सिंह को बिठा कर रखा हुआ है, लेकिन वहां पे हैवी ब्रिटिश सुपरविजन है, आर्मी भी ब्रिटिश के ट्रूप्स वहां बैठे हुए हैं, और जो रेसिडेंट है हेनरी लॉरेंस वो भी वहां बैठा हुआ है। लेकिन जो सिख है, सिख के अंदर में बहुत ही गुस्सा, एंगर, वायलेंस, रिजेंटमेंट, बदला लेने की सोच उबल रही है। वैसे भी खालसा को लग रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ट्रीटी ऑफ लाहौर में हमारी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हुई है, और हमारे साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया है, और जो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हमारे इंटरनल अफेयर में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से वार का हर्जाना वगैरह। एंड मुल्तान में एक छोटा सा रिवोल्ट होता है। सो दीवान मुलराज जो मुल्तान का गवर्नर है, उसको बोला गया कि तुम वहां रिजाइन करो, यहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करेंगे, ब्रिटिश को ये यहां पे रूल करने दो। सो पैट्रिक वैंस एग्न्यू एंड लेफ्टिनेंट एंडरसन अराइव्ड कि वहां पे पावर लेने के लिए, और उनको वहां पे लोकल पॉपुलेशन मार देती है, और यहां से लॉर्ड डलहौजी को कारण मिल जाता है को एनेक्सेशन पंजाब करने के लिए, पंजाब से लड़ाई लड़े, पंजाब को फाइनली ये मिला ले। सो बहुत सारे वार होते हैं, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियानवाला, लेकिन फाइनली बैटल ऑफ गुजरात 21 फरवरी 1849, डिसाइसिव एंगेजमेंट, 12,000 सिख सोल्जर्स सरेंडर्ड, सिख रेसिस्टेंस को बुरी तरह क्रश कर दिया जाता है, एंड फाइनली पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है। सो पंजाब वाज एनेक्स्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर 29 मार्च 1849। दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया गया, और उसके हाथ में, उसके पास में फेमस कोहिनूर डायमंड है। उस कोहिनूर डायमंड को अंग्रेज अब उसके पास से लेके अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यहीं से जो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह लेके जाता है भारत से, बैटल ऑफ कारनाल 24 फरवरी 1739, मोहम्मद सरंगीला का टाइम पे, अहमद साहब अब्दाली उसी का आर्मी जनरल बनता है बाद में। सो उसके पास धीरे धीरे वो चला आता है, और उसने दुर्रानी डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है। शाह सूजा उसी का वंशज है, तो उनके शाही खजाने में, उनके शाही लीनियज में वो हीरा रहता है। तो शाह सूजा दुर्रानी के पास वो हीरा रहता है। और जब शाह सूजा का अपने अफगानिस्तान में जब उसका वहां के लोगों से नहीं बन पाता, तो वो लंबे टाइम तक महाराजा रंजीत सिंह के पास में एज ए असाइलम कह लो, या फिर वहां पे उनके प्रोटेक्शन में रहता है, और उनके हेल्प से कोशिश करता है कि ये वापस अफगानिस्तान में इसको वापस गद्दी मिल सकती है। तो वो उनसे हेल्प लेने मांगने की कोशिश करता है, और उसी के बदले में कोहिनूर डायमंड राजा रंजीत सिंह को ही दे देता है। तो इस तरह से कोहिनूर डायमंड सिख के पास पहुंच गया, और फाइनली जब पंजाब एनेक्स हो जाता है, दिस कोहिनूर केम टू इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। ना ब्रिटिशर्स खालसा आर्मी को पूरा डिसबैंड कर देते हैं,
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सर हेनरी लॉरेंस है, जो तुम्हारा वहां पे प्रेसिडेंट बन गया है, उसको वहां पे चीफ कमिश्नर बना दिया गया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब. एंड ऑल्सो द ब्रिटिशर्स कंट्रोल द गोल्डन टेम्पल. सो इस तरह से ब्रिटिशर्स का कंप्लीशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन नॉर्थ वेस्ट पूरा हुआ. सो ब्रिटिश इंडिया's frontier, Indus and Afghanistan mountains, enhancing its strategic position in Great Game. इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो ये वाला पूरा एरिया है, इसको पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया. अब ब्रिटिशर्स जो ग्रेट गेम चल रहा है रशिया वाला, इस गेम में ब्रिटिशर्स की पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पॉलिटिकली अपने फेवर में पूरा ये जोन कर दिया है. पंजाब इनका भी स्ट्रैटेजिक बेस बन चुका है. ठीक है, अब चूंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अब भारत के अंदर में मेनलैंड में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी अलाइंड हैं, ऑलरेडी वो ब्रिटिश की पैरामाउंसी एक्सेप्ट कर चुके हैं, बस वो नॉमिनली रूल कर रहे हैं. बट लॉर्ड डलहौजी को भी पसंद नहीं है. सो लॉर्ड डलहौजी बोला कि यार कुछ तो करें, इनसे तो लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि लड़ने में मतलब मजा नहीं आएगा, कोई कारण नहीं. ऑलरेडी ये बोलते हैं खजूर आका मेरे जो बोलो सो करो. सो ऑलरेडी ये हमारी पैरामाउंसी एक्सेप्ट किए हुए हैं. सो लॉर्ड डलहौजी एक लीगल फिक्शन, कानूनी इमेजिनेशन क्रिएट करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. और ये बोलता है कि अगर आपका मेल उत्तराधिकारी नहीं है, सो आपका जो प्रिंसली स्टेट का आपका जो रूल करने का वो है, प्रिंसली स्टेट का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो खत्म हो जाएगा और कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा. सो डलहौजी के दिमाग में ये पूरा सीन बैठा के आया हुआ है कि हमको एक यूनिफाइड एम्पायर क्रिएट करना है, इसमें हमें छोटे छोटे पॉकेट्स नहीं चाहिए. और इस पॉकेट्स को हटाने के लिए इसने बोला कि कोई भी अगर आपका अपना लीगल मेल उत्तराधिकारी नहीं है, आपके अडॉप्टेड सन को नहीं मानेंगे, आपके पुत्री को नहीं मानेंगे. सतारा जो सबसे पहला स्टेट 1348, सतारा जो शिवाजी प्रताप सिंह को दिया गया था, सतारा वाज कैप्चर्ड सबसे पहले, फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड. याद कर लेना बेटा 1848. उसके बाद संबलपुर है, उसके बाद बघाट है, उदयपुर एमपी, झांसी में यू नो ऑल, झांसी को तो पता ही होगा, झांसी में इसी कारण तो 1857 के रिवोल्ट में शी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नागपुर एंड अवध वाज ऑल्सो एनेक्स्ड. लेकिन अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, अवध का जो नवाब थे, इनके पास लगता है 15-20 रानियां थी, बेगम थी, तो इनके पास उत्तराधिकारियों कमी नहीं थी. सो अवध को कोलैप्स एनेक्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि आप रूल करने लायक कैपेबल नहीं है, आपके यहाँ मिस गवर्नेंस बहुत है. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रहा लॉर्ड डलहौजी का, और इसने सभी प्रिंसली स्टेट्स को फिर से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अब अस्तित्व की लड़ाई थी. सो 1857 के क्रांति में दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि जो लोग इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अफेक्टेड हैं वो सारे यूनाइटेड होंगे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं. इनको स्पार्क मिलता है 1857 एक विद्रोह से, सिपाही म्यूटनी से, वो सारे यूनाइट होंगे. दे विल ऑल यूनाइटेडली फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. सो जैसे ही 1857 के बाद क्वीन विक्टोरिया हाथ में पावर जाएगा, सबसे पहला अनाउंसमेंट वही करती हैं कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे. तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी. और डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के बाद जो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन के कारण क्वीन विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 को यह प्रोक्लेमेशन आता है. ठीक है. सो लॉर्ड डलहौजी का ये बहुत बड़ा ये इंपैक्ट, इसको हम डिस्कस तो इसको हम फिर आगे 1857 क्रांति में इसको इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया था. इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके टाइम पे बहुत सुधार आए थे, बहुत सुधार के नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और वो आगे जाकर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. इनफैक्ट लॉर्ड डलहौजी का जो गवर्नर जनरल टेन्योर में इतने सारे रिफॉर्म्स होते हैं, इतनी चीजें गलत सही बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब इस पर यूपीएससी प्रॉपर क्वेश्चन पूछ चुके मेंस में, सिर्फ लॉर्ड डलहौजी के ऊपर उसके कार्यकाल क्या क्या चीजें हुई थी. सो सबसे पहले इसने इंडियन रेलवे की शुरुआत की. इसको हम पढ़ेंगे, जब हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे भारत में नेशनलिज्म का राइज होता है, और आगे हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें भी पढ़ेंगे. सो रेलवे इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इंडियन रेलवे का इनॉग्रेशन 16 अप्रैल 1853
बॉम्बे एंड थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन चलती है, रेलवे ट्रेन चलती है 34 किलोमीटर, 14 रेलवे कैरिज एंड 400 पैसेंजर। डलहौजी अपना रेलवे मैन्यूट भी पब्लिश करता 1853 में, और ये बोलता है कि कैसे इससे हमें नेशनल इंटीग्रेशन का मौका मिलेगा, प्रोविंसेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट होगा, कहीं से कहीं अगर हमें ट्रूप को भेजना होगा तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा। इसके अलावा कंपनी ने जितने भी ब्रिटिश प्राइवेट कंपनीज वे गारंटी, जो भी ब्रिटिश की प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम 5% का डिविडेंड दिया जाएगा, रिटर्न। रिस्क पब्लिक पैसा से झेला जाएगा, प्रॉफिट उनको दिया जाएगा। सो ये सारी चीज के फिर इसके बाद लेट टू द क्रिएशन ऑफ कंपनीज लाइक, इसके बाद इन सभी चीजों के कारण कुछ दिन बाद लेट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। ये सारी कंपनी भारत में आके रेलवे नेटवर्क को विस्तार करने में लग गई। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी एंड ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। इसके अलावा इसका दूसरा रिफॉर्म है पोस्टल रिफॉर्म, क्रिएटिंग ए यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये ब्रिटिश के मॉडल से ही लाया गया है। ब्रिटिश में मॉडल क्या है, ब्रिटिश पेनी पोस्ट मॉडल। सो यहाँ पे क्या है, पोस्टल स्टैम्प खरीदिए, प्रीपेड पोस्टल स्टैम्प। उस स्टैम्प में क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट होगा। जो पहला स्टैम्प हमारे यहाँ इश्यू 1854 में, उस पर क्वीन विक्टोरिया का इमेज बना हुआ है। उस क्वीन विक्टोरिया के इमेज वाला पोर्ट्रेट पहले से ही उसका दाम फिक्स उसको लगाइए, जहाँ भेजना भेजिए। रेलवे के थ्रू आप उसमें अपना रेलवे को यूज़ करके लॉन्ग टर्म डिस्टेंस वगैरह पे भेजा जाने लगा। इसके अलावा टेलीग्राफ भी इसी के टाइम पे शुरू हुआ। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज एस्टैब्लिश्ड कैलकाटा टू आगरा। याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टेलीग्राफ कनेक्शन कैलकाटा टू आगरा 1280 किलोमीटर वाया बनारस एंड इलाहाबाद। डलहौजी बहुत खुश होता था टेलीग्राफ के बारे में बोल के, और ये हमेशा बोलता था कि ये हमारा नर्व सिस्टम है हमारे एम्पायर का। एंड ये टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम किया 1857 के रिवोल्ट को काउंटर करने में। डॉक्टर विलियम ओ सॉगनेशी, डॉक्टर विलियम याद कर ले भाई बस। डॉक्टर विलियम एक मेडिकल ऑफिसर और साइंटिस्ट जिसने टेलीग्राफ के कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया था, बनाने में। तो ये इसके इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे देयर इज वन मोर वेरी वेरी फेमस सोशल एंड एजुकेशनल में। इसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच धीरे धीरे हमने देखा था पहला एजुकेशनल रिफॉर्म 1813 में चार्टर एक्ट में होता है। उसके बाद लॉर्ड मैकॉले माइन्यूट के बाद में 1854 में वुड्स डिस्पैच, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया ही बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो इसने बोला कि प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाओ। जो सेकेंडरी होगा वो मिक्स करो एंग्लो और वर्नाकुलर को। और जो थर्ड हायर एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन उसमें इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न करिकुलम को प्रमोट करो। ऑल्सो उसने बोला कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यहां पे एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चाहिए, और इसके लिए इसने ग्रांट भी भिजवाया। सो बेसिकली ये जो मोटो है, दैट मोटो हैज बीन टेकन कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट्स एंड मोरल्स, उस चीज को प्रमोट करने के लिए दिस पॉलिसी बिकम द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो वुड्स डिस्पैच। उसके बाद हमारा सोशल रिफॉर्म में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, क्योंकि सोचो लॉजिकल है, ये सती को अपने आउटलॉ कर दिया है, तो जो भी औरत अब सती नहीं हो रही है वो लाइफ बच जाएगी, तो उसको तो शादी करने की जरूरत पड़ेगी ना। सो सती का ये लॉजिकल कंक्लूजन है विडो रीमैरिज एक्ट। और इसमें तो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। और डलहौजी ने काफी ज़्यादा लीगल बैकिंग दिया। अगेन इसको जैसे पहले विलियम बेंटिक का सामना करना पड़ा था, अगेन ही ऑल्सो फेस्ड सेम सिचुएशन बट ही अचीव दिस। सो फाइनल अगर रिवोल्यूशन करें लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल का, सो लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे। इसने सबसे बड़ा ही बिल्ट फाउंडेशन ऑफ एम्पायर, ये नॉट एम्पायर, मॉडर्न स्टेट।
जो मॉडर्न स्टेट में जो चीज़ चाहिए होती हैं वो सारे स्टेट मॉडर्न स्टेट किसने फाउंडेशन रख दी। पहली बार इसने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ रेलवे। और आगे जाकर देखेंगे नॉट ओनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोग्रेसिव लीगल रिफॉर्म्स। प्रोग्रेसिव लीगल रिफॉर्म्स को भी इसने प्रमोट किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इसका एनेक्सेशन का, इसके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था एनेक्सेशन करने का। इसके अंदर ये दिमाग बैठा हुआ था कितने जल्दी से जल्दी हम ब्रिटिश में से टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करके डायरेक्ट अपनी अथॉरिटी के अंदर ले आए। इसके कारण से बहुत ज्यादा लोग इससे, जो प्रिंसली जमींदार वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट जमींदार वगैरह, इससे दूर होते चले गए। अंग्रेजों के बीच जो बफर की तरह काम कर रहे थे वो बफर अब खत्म होना शुरू हो गया। काफी सेंट्रलाइज इसका सिस्टम था, तो नो स्पेस फॉर इंडियन एजेंसी और वॉइसेस, तो रिवोल्ट तो होना ही होना था। एंड इग्नोर्ड कल्चरल सेंसिटिविटी, ये भारत के सांस्कृतिक चीजों से ये अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा भारत के सांस्कृतिक विविधताओं और संस्कृति से बहुत ज्यादा इसने अपने आप को जोड़ा नहीं। सो विडो रीमैरिज एक्ट वाज मेनली परस्यूड बाय सोशल विद्यासागर, इसको लीगल बैकिंग दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसने भारतीय संस्कृति को प्रमोट किया। इट वाज नॉट लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इसके बारे में बहुत ही इसके बारे में कहा जाता है, he brought the rails, the posts, the laws and also the fire that lit 1857. So with this I will wind up here. 1857 की क्लास, 1857 का रिवोल्ट वी विल सी, और उसके पहले वी विल सी कितने छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए हैं, अपसर्ज रिवोल्ट्स, व्हाई दिस रिवोल्ट टुक प्लेस एंड हाउ ये सारे रिवोल्ट एक साथ कल्मिनेट होते हैं 1857 में। सो ये वाली क्लास विल बी द मास्टर क्लास जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की फेज अभी तक हमने जो पढ़ा उन दोनों को लिंक करेगा। यहां से इस क्लास के बाद से हम डायरेक्टली